नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर, हमारे साथ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट आर्य भाटिया जी, साथ ही में मंडी से हमारी संवाददाता कोमल भारद्वाज। सत्ता का सेमीफाइनल हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है और इस सेमीफाइनल के बाद 2022 में फाइनल होना है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी पुरजोर अपना लगाए हुए हैं। अगर मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करें, एमपी बाई इलेक्शंस की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर, कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिभा सिंह इस समय पर मैदान में हैं और कांटे की टक्कर का यह मुकाबला हो रहा है। यहां पर यह अनुमान लगाना कि आखिर कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, काफी मुश्किल है। लेकिन आज इस लाइव डिबेट के माध्यम से हम मंडी के युवाओं से ये जानने की कोशिश करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा है। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं भारतीय जनता पार्टी से हमारे बीच में योगेश ठाकुर जी, जो कि मंडल अध्यक्ष है युवा मोर्चा मंडी बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। इसी के साथ साथ कृतेश गुलेरिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, जो कि जिला प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। धन्यवाद जी। साथ ही में कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो इनके जो हमारे बीच में रिप्रेजेंटेटिव्स है वो रवि राजपूत है, जो कि मंडी सदर यूथ कोऑर्डिनेटर है कांग्रेस। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। इसी के साथ साथ भारत शर्मा हमारे बीच में है, बड़ा नाम है भारत, ये जिला युवा प्रवक्ता कांग्रेस है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। तो ये युवा शक्ति है हमारे बीच में, और इस युवा शक्ति से आज हम जानना चाहेंगे कि क्या मंडी का युवा सोचता है, क्योंकि ये दोनों पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर यूथ को भी रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पास जाएंगे और इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा जो है वो इन बाई इलेक्शंस को देखता है, किस आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक तो चुनाव लड़े जा रहे हैं, दूसरा विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा यहाँ इलेक्शन में परफॉर्म कर रहा है। आपने देखा होगा कि प्रदेश के अंदर जयराम जी की सरकार है। जयराम जी ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना और विभिन्न प्रकार, जितनी मुझे लगता है कि इस 4 साल में जितनी नौकरियां प्रदेश सरकार ने दी हैं, उससे आज तक कभी वो उतनी नौकरियां कोई दे ही नहीं पाया है। पीछे की मुख्यमंत्री थे, पीछे कभी उतने आज तक इतना कभी रोजगार नहीं दिया गया। तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना ले लीजिए या सरकारों में पद भरने की आप बात कर लीजिए, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आंकड़ा जयराम सरकार का रहने वाला है। सबसे ज्यादा आंकड़ा जयराम सरकार का रहने वाला है। क्या आप कहेंगे भाई साहब, बेरोजगारी चरम पर इस समय पर पहुंची हुई है? देखिए, पहली बात तो मैं अपने भाजपा के मित्र को ये पूछना चाहूँगा कि इस समय मंडी में जो संसदीय क्षेत्र है उसे संसदीय कहा जा रहा है। यहाँ कोई विधानसभा के चुनाव नहीं हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री के नाम पे वोट मांगे जाएंगे। रही बात इन्होंने कही कि पद भरे गए, आंकड़ा इनके सामने है 2,500 से 3,000 का। पिछले 4 सालों में भाजपा की जयराम सरकार ने 2,500 से 3,000 नौकरियां दी। वो किनको दी, वो कौन से पद हैं, वो किस पर्टिकुलर एरिया के लोगों को उठा करके उन जगह लगाया गया, सरकार को ये आंकड़े भी बताने चाहिए। इन्होंने कहा कि आज तक ये इतने पद नहीं भरे गए। अगर 2,500 से 3,000 नौकरियां 4 साल में देना रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन है, रिकॉर्ड तोड़ पद है, तो मैं तो समझता हूं कि हिमाचल तो फिर अंतिम राज्यों की श्रेणी में होगा जहां बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा होगी। इन्हें अपने आंकड़े दुरुस्त करने चाहिए। जयराम को भी चाहिए कि मुख्यमंत्री जी उड़न खटोले से नीचे आए, अपने आंकड़े, अपनी योजनाएं, अपनी नीतियां उनको जमीन पे लाएं, उनको बताएं कि उनकी सरकार की मौजूदा नीतियां क्या है। फिलहाल ये लोकसभा का चुनाव है। आऊंगा आपके पास। आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ जो है वो पद भरे गए हैं। भाई साहब, बेरोजगारी का आंकड़ा हिमाचल प्रदेश में 15 लाख से ऊपर चला गया है। कोरोना महामारी के बाद इतने बेरोजगार हुए हैं, आप कह रहे हैं कि पद भरे गए हैं। देखिए, बेशक 2 साल जो है कोविड ने हमारे प्रदेश में खत्म किए हैं और ये वैश्विक बीमारी थी, तो भारत में, पूरे विश्व में ये एक बीमारी रही और इसकी वजह से जो जितना प्रदेश सरकार और देश की सरकारें जूझी हैं वो
आपसे भी अछूता नहीं है। आप जानते हैं कि 2 साल, अगर ये 2 साल कोविड में ना जाते तो प्रदेश सरकार, मुझे लगता है जितना हमारे कांग्रेस के जो मित्र हैं वो ठीक से स्टडी करके नहीं आए हैं, इन्हें लगता है कि 2000 केवल और केवल 2000 ये पद भरे गए। सिराज और धर्मपुर में भरे गए हैं पद? नहीं, पूरे प्रदेश भर में, पूरे प्रदेश में आप आंकड़ा लीजिए, कोई चीज वो सिराज और धर्मपुर की तो बात ही नहीं है। ना कभी क्षेत्रवाद की राजनीति आज तक जयराम जी ने की है, ना कभी धर्मपुर की बात की, ना कभी सिराज की जब की तो पूरे हिमाचल की है। और पूरे हिमाचल में आप अगर इसको आरटीआई के माध्यम से या किसी और माध्यम से अगर पता लगाएंगे तो पूरे प्रदेश में एक रोजगार दिया गया है। और दूसरे रूप में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, इतने लोगों ने इसका लाभ लिया कि आज मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना तो खुद बिजनेस करना है, वो पद कहाँ से हो गए? वो तो खुद का बिजनेस करना होगा। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, आपने रोजगार तो वो खुद के बिहाफ पे कर रहे हैं ना। फिर आपने नौकरियों की बात नहीं की, आपने रोजगार की बात की। तो रोजगार किसी भी स्तर पे हो, किसी भी पद भर रहे हैं तो पद तो नौकरियों के भरे जाएंगे, रोजगार के थोड़ी भरे जाएंगे। 2 बातें की, एक पद भरना की और रोजगार की बात की। तो रोजगार जो है स्वावलंबन योजना से मिल रहा है और पद प्रदेश में ऑलरेडी भरे जा रहे हैं, इसको आप देख दे। जी चलिए आऊंगा आपके पास भी। जनाब, आपसे पूछना चाहेंगे किन मुद्दों पर, किन पॉइंट्स पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ पर वोट मांग रही है? स्पेशली युवा की बात करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश युवाओं का प्रदेश है। किस आधार पर वोट मांग रहे हैं आप लोग? जयराम सरकार की जो नीतियां हैं, जो विकास हो रहा है, चाहे वो अभी मेरे बड़े भाई ने बात की, मुद्रा योजना भी मैं इसमें शामिल करना चाहूंगा, जो केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई है। योजना है, ठीक है, वोट किस आधार पर मांग रहे हैं? वोट हम जो जयराम सरकार के विकास, उस पर वोट मांग रहे हैं जी। हम विकास में सुधीर शर्मा का बयान आता है कि शिवधाम में 18 करोड़ का टेंडर जो है वो 36 करोड़ में दे दिया, इसे आप विकास कहते हैं? मैं इसको सिरे से खारिज करना चाहूंगा जी। अगर आपके पास इसमें कोई लिखित में आपके पास कुछ मिलता है आपको, तो कृपया हमें भी आप अपने चैनल के माध्यम से शेयर करें। ये है जो वो टेंडर 58 करोड़ का 40 करोड़ में दिया गया है। मंडी की जनता कह रही है कि हमें विकास नहीं दिख रहा है, क्या कांग्रेस वालों को विकास दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। अभी आते आते सड़क पे बहुत विकास दिखा, इतना गहरा और बड़ा बड़ा विकास था। और पहले मेरे भाई, मेरे को लगता है दोनों आज गलत चिट्ठी पढ़कर आ गए हैं। ये बात तो हो रही है, ठीक है, एमपी के चुनावों की, लेकिन ये जयराम सरकार के चुनाव को बीच में लेके आ गए हैं। जयराम सरकार के ऊपर, भैया मोदी सरकार के ऊपर भी कुछ बोलो, बेरोजगारी के ऊपर कुछ बोलो, महंगाई के ऊपर कुछ बोलो, सिलेंडर उठा के घूमते थे उस पर बोलो, वो बातें कहाँ गई? और आपकी योजनाएं तो आप ऐसे पत्ते की तरह फेंकते हैं, पता नहीं चलता वो पत्ता गया कहाँ। आप तो चुनाव से पहले ये भी कह रहे थे 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। पेट्रोल 35 रुपए लीटर मिला? मेरे किसी भाई को मिला? 35 रुपए से ज्यादा तो भाई उस पर टैक्स लग रहा है, आप भी देते होंगे। और जो आप कह रहे हैं सबसे ज्यादा रोजगार मिला हिमाचल में, भाई अभी आप पढ़ के निकले होंगे, आपके जो मित्र दोस्त रहे होंगे, एक दिन उन सबको फोन करके पूछना कितनों का रोजगार मिल गया उनमें से। और आप कह रहे हैं रोजगार हर चीज होती है। भाई अभी एक वीडियो वायरल हुई थी फेसबुक पर, उसमें क्या था, बंदा कहता है मेरा रोजगार ठप हो गया। कहते रोजगार क्या था? कहता है जी जेब कतरा था, आजकल बसें ही नहीं चलती, बसों में कोई बैठता ही नहीं कोरोना की वजह से। तो आप उसको भी रोजगार मानते हैं? तो भैया बहुत रोजगार है। अब आप बताइए, आप रोजगार मानते किसे हैं? चलिए ठीक है, रोजगार ठीक है। ये हमसे इनसे प्रश्न पूछ रहे थे कि भाई आप किस नाम पर जो है वो वोट मांग रहे हैं यहाँ पर? कांग्रेस किस नाम पर वोट मांग रही है? क्या एक सांसद के जाने से बेरोजगारी कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी? क्या हो जाएगा एक सांसद के जाने से, और किन मुद्दों पर वोट मांगा जा रहा है? सर, आवाज जो है ना एक ही बहुत होती है गूंजने के लिए। गांधी जी अकेले चले थे, बहुत बदलाव लाए हैं। भगत सिंह जी अकेले बचपन से उस सोच से चले थे, बहुत बदलाव लाए हैं। एक सांसद जाएगा, आवाज उठाएगा, 10 सांसद और उठाएगा और बदलाव आएगा। और कांग्रेस की सरकार भी आएगी और बदलाव भी आएगा। और विकास सच में क्या होता है, सबका साथ सबका विकास असल में क्या होता है, वो कांग्रेस अच्छे से बताएगी। जनता पहले दब चुकी है इनसे, जनता बहुत परेशान है। कांग्रेस क्या महंगाई बेरोजगारी के नाम पे यहाँ पर वोट मांग रही है या फिर श्रद्धांजलि के नाम पर? पहले ये डिसाइड कर लो, पहले ये सुनिश्चित कर लो कि भाई श्रद्धांजलि के नाम पर वोट चाहिए या बेरोजगारी और महंगाई के नाम पर वोट चाहिए? सर, बेरोजगारी और महंगाई जो ये 2 मुद्दे थे, इन पे हमारे राजा वीरभद्र सिंह जी ने खुद अपने जीवन में बहुत काम किया। तो श्रद्धांजलि के नाम पे वोट तो मांगा जा रहा है, लेकिन श्रद्धांजलि के नाम पे वोट मांगने का मतलब ये नहीं है कि वोट मांगने के बाद सिर्फ उनको याद किया जाएगा। जो उनके कर्म थे,
जो उनका विकास का काम था, जो महंगाई पे काम था, जो रोजगार पे काम था, सबसे ज्यादा रोजगार वीरभद्र जी ने दिलवाया है भैया। तो उसके ऊपर काम करेंगे, वो श्रद्धांजलि असल में है। तो विकास और श्रद्धांजलि इस तरह से जुड़े हुए हैं, इसमें आप इन्हें अलग नहीं कर सकते। बेरोजगारी पर क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस से लगातार हमलावर है कांग्रेस युवा मोर्चा की भी अगर हम बात करें। रोजगार, अगर जेब कतरों को रोजगार कांग्रेस पार्टी कहती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मोदी सरकार ने जेब कतरों का और इस प्रकार से कमाने वालों का प्रदेश और देश की सरकार ने रोजगार बंद किया है। लेकिन इनको विकास का एक चश्मा पहनाना पड़ेगा। कहाँ विकास हुआ है जनाब, आप बताएंगे मुझे, कहाँ आपका विकास? क्षेत्रीय मुद्दों को अगर देखे जाए, अगर क्षेत्रीय मुद्दे आप देखें तो शिवधाम हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कब पूरा होगा वो? अगली से अगली देखिए, बार या जब काम शुरू होता है तो खत्म तो होगा ही, उसमें समय लगेगा। 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें एक साल में अगर हम चाहेंगे कि रातों रात वो प्रोजेक्ट बन जाएगा, नहीं होगा। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में और मंडी संसदीय क्षेत्र की मैं बात कहूं तो मंडी संसदीय क्षेत्र में शिवधाम हमारा प्रोजेक्ट है। और मंडी के जो अगर क्षेत्रीय मुद्दों की बात करूं तो पार्किंग पर शिवधाम, आप विकास सिर्फ शिवधाम को लेकर चल रहे हैं, यहाँ सड़कें नहीं है, गड्ढे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी मैं आपको बता रहा था कि 4 लेन जो हमारा कीर्तपुर मनाली 4 लेन है उसमें भी काम शुरू है। आप अगर मनाली की तरफ जाते होंगे तो आपने डेली कोई ना कोई जाम और इसकी समस्या देखी होगी। वो समस्या केवल और केवल एक कारण है कि जिसमें विकास हो रहा है, और वो भी आप देखें कछुआ की गति नहीं, उसमें स्पीड काफी ज्यादा है, तभी आपको लग रहा होगा कि समय लगता है। लेकिन वो जल्द से जल्द पूरा करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए जाम भी लगता है। और प्रदेश की सरकार इसको बार बार इसको मुद्दे को उठाए रखी है और कंपनीज को काफी आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाए। विपक्ष नहीं दिखता है, विपक्ष नहीं दिखता है, और कांग्रेस खुद मानती है कि हमने विपक्ष की तरह काम ही नहीं किया। क्या सिर्फ इंतजार करते रहते हैं कि हिमाचल की जनता इतनी भोली है कि भाई 5 साल बीजेपी वाले आनंद लूट ले, 5 साल कांग्रेस वाले आनंद लूट ले, विपक्ष दिखता ही नहीं है? वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब पेट्रोल के दाम 2-3 रुपए बढ़े तो सड़कों पर आ गए, कपड़े फाड़ दिए, 35 से 40 रुपए बढ़ गए, कहाँ विपक्ष सोया है? विकास तो है और जनता सोई नहीं है। जनता विकास तो है, आप मानते हैं? विकास तो है कांग्रेस की तरफ में नहीं, कांग्रेस अभी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की विकास में वो बात छोड़िए, मैं कह रहा हूँ कि जनता की जो सोच है, आपने उस बात का जवाब दे रहा था पहले, तो जो जनता की जो सोच है वो बहुत अच्छी है। कैमरा की तरफ जी। हाँ जी, जनता की सोच बहुत अच्छी है। जनता बेवकूफ नहीं, समझदार है। जनता ध्यान से देखती है क्या कार्य इन्होंने किया है, क्या नहीं किया है। जरूरी नहीं कि आप सिलेंडर उठा के हल्ला मचाएं तभी। नहीं, कांग्रेस तो उठा रही है हल्ला, उठा रही है सिलेंडर, उठा रही है, पोस्टर बनाया हुआ। वही कह रहा हूँ, अगर ये सब कर रही है तो इनको विपक्ष क्यों नहीं लग रहा? इनको मेरा मानना नहीं, ये तो चाहते ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी कहाँ चाहेगी कि विपक्ष स्ट्रांग हो? विपक्ष खुद कह रहा है कि हमने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, लेकिन विपक्ष की तरह जो विपक्ष में, क्योंकि हमने विपक्ष में रहते हुए भी लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए काम किया है। सिर्फ जो हमारी पार्टी जो रूलिंग है, सिर्फ ये बात नहीं कर रहे कि हाँ उन पे सिर्फ प्रश्न उठाएं। सिर्फ विपक्ष का ये काम नहीं है, विपक्ष का काम ये भी है कि जनता के बीच जाए, उन्हें समझे। तो इनका विपक्ष का परिभाषा थी, उसमें काम सिर्फ हल्ला मचाना था। तो इनके वाली जो परिभाषा है, वो वाला विपक्ष का काम केवल नहीं किया है, वो वाला काम नहीं किया है। आइए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा के रिप्रेजेंटेटिव्स है, भारतीय जनता पार्टी का जब घोषणा पत्र आया था उसमें कहा था कि भाई आउटसोर्स वगैरह ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, रेगुलर बेसिस पर जॉब दी जाएगी। शायद आप घोषणा पत्र से अवगत होंगे, आपसे पूछ लिया, काफी आपसे पूछना चाहेंगे क्यों अभी तक जो है रेगुलर नहीं हो पा रहे? आउटसोर्स वर्कर्स घिस चुके हैं, आटा बन चुका है उनका पिस पिस कर। क्या कहना? अच्छा जवाब आपको देना चाहूंगा। आउटसोर्स अभी तक रेगुलर आप जो कह रहे हैं कि नहीं हुए हैं, वो हो जाने थे, लेकिन आपको पता है कि हिमाचल कोई अछूता नहीं है कोरोना से। तो जो ग्लोबल इकोनॉमी से पूरा विश्व जूझ रहा है, उस कारण आपको ये भी पता होगा कि हिमाचल की इकोनॉमी भी हिली है। तो उसके मद्देनजर जो है वो रेगुलर नहीं हो पाए, अभी तक रेगुलर नहीं हो पाए। क्या आप सेटिस्फाइड है इनके आंसर से? बिल्कुल नहीं। कोरोना से अर्थव्यवस्था हिली है, पूरी दुनिया की हिली है, सब मानते हैं। लेकिन केवल ये बोलते रहना कि पूरी दुनिया की हिली है, हमारी भी हिलती रहे, उसके लिए कुछ काम भी तो करना चाहिए ना भैया। हिली है तो उसके लिए क्या प्लानिंग चल रही है, आप इसका जवाब देना। देखिए भाई जी, पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि अभी इन्होंने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, एक आउटसोर्स कर्मचारी और दूसरा ग्लोबल इकोनॉमी। तो मैं पहले तो कोरोना पे जाते हैं, कोरोना आया। आपने कोरोना को रोकने का
प्रयास क्यों नहीं किया? याद है कि दिल्ली में आपने जमातियों के ऊपर कितना बड़ा बम फोड़ा था कोरोना का। आपके पास कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जिनको आप सही समय पर सील नहीं कर पाए? आपने कोरोना को इस देश में आने दिया। इस देश में कोरोना के आने के बावजूद आपने व्यापार को जारी रखा। सैनिटाइजरों का निर्यात किया आपने, मास्कों का निर्यात किया आपने कोरोना को सही टाइम पे नहीं रोका। आपने इसको जातिवाद की तरफ मोड़ दिया, एक धार्मिक धारणा बना दी। दिल्ली में जमातियों का बम आपने फोड़ा। जब धीरे धीरे कोरोना पूरे भारतवर्ष में अपने पैर पसार गया, तब आपने लॉकडाउन का एक झुनझुना लोगों के हाथों में थमा दिया। लॉकडाउन के झुनझुने ने उस ग्लोबल वार्मिंग, जो आपने ग्लोबल इकोनॉमी, जिसका आपने अभी नाम लिया, उसको इफेक्ट किया। अब ग्लोबल वार्मिंग इकोनॉमी पे आते हैं। अभी पहली दफा नहीं हुई जनाब, पूरी दुनिया मंदी के उस दौर से पहले भी गुजरी। इस देश की इकोनॉमी नहीं गुजरी, क्योंकि उस समय हमारे पास मनमोहन सिंह, आपके वाले मौनी बाबा मौजूद थे। ठीक है, हमने इकोनॉमी को एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा किया। क्या कहते हैं, इकोनॉमी को मजबूत स्तंभ पर खड़ा किया? बात इसलिए भी सेंटर की हो रही है क्योंकि एमपी जो है वो जाने तो वहीं पर ही है, अल्टीमेटली बात तो वहीं पर होनी है। हाँ जी, अगर एक कोरोना की बात कहते हैं कि कोरोना को बढ़ाया गया, तो पूरे वर्ल्ड में बढ़ा, ये अपने आप बढ़ा है, ना कि मोदी जी ने इसको जबरदस्ती फेंका। और जमातियों की बात कहते हैं तो जमातियों ने जो ब्लास्ट किया वहां से चेचक, ये तो इंदिरा गांधी जी गिफ्ट में देके गए थे, है ना? उसका बम तो हमने फोड़ा। दूसरी बात ये कहते हैं कि कोरोना पहले भी अर्थव्यवस्था खराब हुई। कोरोना पे बात ना करते, चलो आप जवाब दे दो। अर्थव्यवस्था पहले भी खराब हुई। आज से पहले पूरे विश्व में कभी भी कोरोना की जैसी कोई बीमारी नहीं आई, जिसने पूरे प्रदेश और देश और पूरे वर्ल्ड का जो एक बिजनेस है, जो एक अर्थव्यवस्था जो होती है, वो खत्म की। पहली बार मोदी जी के समय में कोरोना आया है, और जिसको बड़ी बखूबी से आज आप देख रहे होंगे कि परसों चौथ हमारे देश ने 100 करोड़ जो डबल वैक्सीनेशन है उसका जो एक टारगेट था वो पूरा कर लिया। आपको फ्री की वैक्सीनेशन दी है, आपको फ्री की वैक्सीनेशन। दो ही मुल्क है पूरी दुनिया में, 2 ही मुल्क है जो 100 करोड़ का आंकड़ा छू चुके हैं जनसंख्या में। एक चीन है, वो हमसे पहले ही नंबर 1 बन चुका है, वो पीछे ही लगा चुका है। क्या 100 करोड़ करते हैं? इंटरनेशनल एजेंसी से पैसा नहीं आया। 2 ही मुल्क है, इंटरनेशनल एजेंसी से पैसा नहीं आबादी है। अगर 2 बंदे रेस में दौड़ेंगे तो दूसरा तो सेकंड आएगा ही। केवल और केवल आप अगर ऐसा कहेंगे कि मोदी जी ने जनसंख्या बढ़ा दी तो ये गलत है। मोदी जी ने जनसंख्या नहीं बढ़ाई। मुद्दा वही नहीं, एक मिनट 2 देशों की अगर आप बात करेंगे, जनाब, 2 देशों में अगर भारत को आप लेते हैं तो मोदी जी ने जनसंख्या नहीं बढ़ाई। जनसंख्या बढ़ाई, ये मुद्दे से ही भटक रहे हैं आप लोग। कहाँ जनसंख्या पर जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं अपने कांग्रेस नहीं, मुद्दों पर वापस आते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई 100 करोड़ की जनसंख्या 2 ही देशों में है, आप लोग 100 करोड़ की बात करते हैं। किस चीज की? 100 करोड़ को वैक्सीनेशन लगा दिया जी। 100 करोड़ हमने अचीव कर लिया है। जो हमारा बच्चा है वो अगले 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, और भारत एक ऐसा देश बनेगा कि जिसमें 100% वैक्सीनेशन घर जाके सबसे पहले हो। चलिए, कोई बात नहीं, भारत पर बात नहीं करेंगे, बात हम मंडी पर यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए, थोड़ा सा हम जो है वो बयानों पर भी जरूर आएंगे। कल भी जो है वो हमने यहाँ पर जो सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ के थे उनसे भी जानने की कोशिश की थी। हालांकि बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड आंसर उनसे नहीं मिल पाए थे, लेकिन मंडी का युवा क्या सोचता है, युवा के रिप्रेजेंटेटिव्स क्या सोचते हैं, ये जानना बेहद ज्यादा जरूरी होता है। भाई साहब, आप फौज को फौज नहीं मानते हैं, आप कहते हैं कि भाई ये बड़ा युद्ध नहीं था, ये तो हमने अपनी जमीन पर घसीट दिए थे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की बयानबाजी हो रही है? आज भी, पिछले कल भी शहीद हुए एक जोगिंदर नगर के युवक। देखिए, फौज को हम फौज नहीं मानते, ये भाजपा के शब्द हो सकते हैं। हाँ। नहीं, आपके बयान ही ऐसे। हमें सेना का सम्मान कैसे करना है ये भारतीय जनता पार्टी हमें ना बताए तो बेहतर है। इस देश की सेना को हमने कितना मजबूत किया, इंतजार करो। इस देश की सेना ने कब कब कहां झंडे गाड़े। देखिए, सेना इस देश का वर्तमान ज्वलंत मुद्दा नहीं हो सकता। सेना पहले भी सशक्त थी, आज भी सशक्त है, और कल भी सशक्त रहेगी। फिर क्यों उनकी उस पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई उन्होंने बड़ा कुछ कमाल नहीं किया? हमारे अगर किसी नेता ने इस विषय में कुछ कहा है, कोई टिप्पणी की है, तो उन्होंने बकायदा उसके ऊपर सफाई दे दी है। ठीक है जी। रही बात सेना की, तो क्या ये हमें बताएंगे
कि नागपुर मुख्यालय पे आज तक इन्होंने तिरंगा क्यों नहीं फहराया? ये बताएंगे कि ताबूत का घोटाला जब हुआ उस समय सेना का सम्मान कहां था? ये हमें बताएंगे कि लाखों हजारों सैनिकों ने दिमागी स्ट्रेस को झेल के जिन आतंकवादियों को पकड़ा, ये उन्हें कंधार छोड़ के आए। उस समय सेना का जब सम्मान याद नहीं आया, आज ये हमें सेना का सम्मान सिखाएंगे। ये भूल रहे हैं कि इसी सेना के सम्मान को देखते हुए हिमाचल को 6% का सेना कोटा कांग्रेस की सरकार में मिला। यह है सेना का सम्मान। लेकिन बयान तो फिसल रहे हैं आपके। चलिए सम्मान मानते हैं, लेकिन जुबान फिसल रही है। जुबान फिसलना कोई बड़ी बात नहीं। पहली बात नहीं है। सुनिए बात, मोदी जी की फिसली 15 लाख दिए, अमित शाह जी की फिसली जुमला बना दिया। जुबान दिल्ली से फिसलती आई है 2014 से, आज की बात नहीं है। अगर मुद्दा है तो नाली से गैस और बादल में रडार, ठीक है जी, ये भी बयान मुद्दे हैं। ये मुद्दा नहीं है, ये सेंटिमेंट है। और मंडी के इलेक्शन जो है वो सेंटिमेंट पे ज्यादा चल रहे हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करें, हिमाचल प्रदेश के लोग जो होते हैं वो बड़े भोले होते हैं और सेंटिमेंट्स पर चलते हैं। उन्हें अगर एक दूसरे की बयानबाजी कुछ इस तरह से लग जाए तो डेफिनेटली उसके हिसाब से भी वोटिंग्स होती है। लेकिन जो समस्याएं मुद्दे हैं उन पर बातचीत करेंगे। अभी मैंने यहाँ पर जो है वो कारगिल वाला पॉइंट छेड़ा है, लेकिन उससे पहले हम आना चाहेंगे युवा हमारे बीच में। आप दोनों ही पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, युवा सोच है, कैसे उसे दूर किया जा सकता है? क्या उसके ऑप्शंस है? देखिए, इस पे सरकार काम कर रही है और बड़े जल्दी। मैं आपको बताऊं, समय से मैं एक चीज बताऊं, आपको क्लियर करना चाहता हूं। 2013 में उस समय ना कोरोना था, ना कोई ऐसी वैश्विक बीमारी थी, तब भी सिलेंडर और तेल के दाम इतने बड़े थे। सब्सिडी मिलती थी भाई साहब? सब्सिडी तो अब भी मिल रही है। कितनी? अब उसमें नहीं, सब्सिडी अभी मिल रही है। कितनी? 35 रुपए, 40 रुपए? नहीं, सब्सिडी मिल रही है। अगर हो मिल रही है सब्सिडी। आम जनता है कोई यहाँ पे बीच में, उनसे भी हम सब्सिडी भाजपा वालों को मिलती है। एक मिनट, ये बात बोली, ये सब्सिडी शायद फटका देख के मिलती होगी तो वो बात अलग है, हमें तो नहीं मिलती। आपने अभी क्वेश्चन पुट किया, एक मिनट, एक बात की कि हिमाचल, एक मिनट भाई जी, एक मिनट, एक बात आपने अभी की कि हिमाचल की जनता भोली होती है, सेंटिमेंट पे चुनाव लड़ती है। मैं इस बात से पूरी सहमत हूँ। गुड़िया का नाम इस चुनाव में क्यों नहीं? जोगिंदर नगर में महिला के साथ जिस तरह का हुआ, उसका यहाँ पे उस पे बात क्यों नहीं? ये वही भाजपा है जिसने 2017 का चुनाव महिला सुरक्षा पे लड़ा था, जिसने गुड़िया को एजेंडा बनाया था। आज ये भाजपा महंगाई बेरोजगारी छोड़िए, महिला सुरक्षा का नाम लेने से कतरा रही है। इनसे पूछिए कि महिला सुरक्षा पर इनका स्टैंड कहाँ है? इनकी सरकार का जो गुड़िया हेल्पलाइन बनाई थी वो कहाँ तक कारगर है? इनसे पूछिए। महिला सुरक्षा को लेकर बातचीत हो रही है, तो देखिए थोड़ा डेविएट कर दिया आपने। मैं महंगाई और बेरोजगारी पे था, लेकिन अब जब सवाल आया तो पूछना चाहेंगे। यहाँ पर महिला सुरक्षा को लेकर बातचीत हो रही है। द्रंग के विधायक एक बयान देते हैं कि भाई हमारा तो साल भर तक मातम चलता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक ऐसी महिला जिनके पति का देहांत हाल ही में हुआ हो, जिनके भाई का देहांत हाल ही में हुआ हो, वो जनता की सेवा करने के लिए जनता के बीच में आ रही हो और फिर इस तरह की बयानबाजी। देखिए, आपने भी उनके बयान सुना होगा। उन्होंने लगभग हर जनसभा में यही कहा कि मैं मजबूरी में चुनाव लड़ रही हूँ। मुझे कौल सिंह जी ने आगे किया। नहीं, वो वाला नहीं, मैं मजबूरी और मजबूती वाला नहीं कह रहा हूँ, मैं द्रंग के विधायक का कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप अवगत है इस बयान से? अवगत हैं जी। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि मातम में 1 साल हमारी महिलाएं बाहर नहीं निकलती हैं। उस पे क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने अपने जो क्षत्रिय धर्म है उसकी एक परंपरा बताई थी। क्या ये क्षत्रिय धर्म है? जी, मैं मानता हूँ इसे। जनता देख रही है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हाँ जी सर, ये कह रहे हैं कि 1 साल तक मातम में रहती हैं महिलाएं, तो जो एक साथी को खोने का जो दुख होता है, आपके हिसाब से क्या 1 साल होता है? आपने उसको निर्धारित कर दिया, वो उम्र भर रहता है भाई। अगर वो 1 साल से पहले जनता के पास बीच में जनता के लिए काम करने आ पाई है तो जनता के दिए हुए हौसले की वजह से। ये जनता उनके लिए बच्चों की तरह है। आप महिलाओं को, आपकी ये सोच सिर्फ महिलाओं को बांधने के लिए, आपकी महिलाओं को बांधने की सोच रही है हमेशा से। कभी 1 साल में, कभी किसी और बात में आप महिलाओं को उठने नहीं देना चाहते, ये आपकी सोच है। और उसी सोच के चलते ये चुनाव अब सिर्फ
चुनाव सिर्फ एमपी का चुनाव नहीं रह गया, ये महिलाओं की इज्जत का भी चुनाव बन गया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी आऊंगा मैं आपके पास। क्षत्रिय धर्म कह रहे हैं ये। देखिए अभी देखिए, पहले आपको ये तय करना होगा, अभी इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया क्षत्रिय धर्म, ये थोड़े कंफ्यूज है, भाजपा एक्चुअल में कंफ्यूज्ड है। किस चीज को लेकर? वो आज तक तय नहीं कर पाई है किस मुल्क को संविधान के हिसाब से चलाएगी या अपनी उन्हीं धार्मिक नीतियों के आधार पर। अभी इन्होंने 1 साल का जिक्र किया, ये भूल रहे हैं कि 21वीं सदी से आगे निकल चुके हैं। आज ये किस संकीर्ण विचारधारा की बात कर रहे हैं? ये क्या छोटी सी बात कर दी? ये एक महिला है जिसका पति निधन हो गया, वो 1 साल तक घर से बाहर नहीं निकल सकती है। क्या ये बात वर्तमान भारत पे, जिसको ये अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, उस भारत पे लागू होती है? क्या ये भारत, ये एक ऐसा भारत का निर्माण करेंगे जहां पे एक पति की मौत के बाद एक महिला 1 साल तक घर से बाहर ना निकले? क्या हम उस भारत का निर्माण कर रहे हैं? ये इस देश की जनता तय करेगी। इनके प्रश्न का जवाब इनको आने वाले चुनाव में मिलेगा। जनाब, आप यहाँ पर बात कर रहे हैं महंगाई की, बेरोजगारी की। क्या सिर्फ कांग्रेस पार्टी बस ये समस्याएं, ये मुद्दे उठाए जा रही है कि उनको पता भी है कि भाई ये कम कैसी होनी है? कैसे बेरोजगारी को कम किया जा सकता है, कैसे महंगाई को कम किया जा सकता है? क्योंकि महंगाई जो है वो डेफिनेटली एक ग्लोबल इशू है और उसे उन्हीं पैरामीटर्स के साथ कंट्रोल किया जाता है। जी बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो ये कि महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार, रुपए की गिरती कीमत, ये एक ऐसे इशू हैं जिन पे 18 घंटे काम करके, मन की बात करके, लंबी दाढ़ी करके, हाथ पे तोता बिठा करके काम नहीं हो सकता। इसके लिए आपको चुपचाप ठंडे दिमाग से अपनी डिग्रियों, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए अपनी नीतियों को जमीन पे लागू करना होगा। ठीक है जी। लेकिन आप देखिए कि भाजपा के मौजूदा नेताओं को देखिए, राफेल आता है तो रक्षा मंत्री उसके आगे नींबू मिर्च बांधते हैं। ठीक है। नोटबंदी करते हैं तो इनके दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी कहते हैं कि जी नहीं, नोटबंदी तो थी ही नहीं, ये तो नोट बदली थी। ठीक है। जिनको ये अपने ऐतिहासिक कदम घोषित करते हैं वही इनके ताबूत की आखिरी कील बनता है। अभी जयराम जी को ही देख लीजिए, उन्होंने 56 करोड़ की इन्वेस्टर मीट करवा डाली। इन्वेस्टर मीट कितने आए पूछिए कि आज इन्वेस्टर मीट हुए कितना समय गुजर गया, कितनी कंपनियां यहां आई और यहां से कितनी कंपनियां छोड़ के गई। हिमाचल में सीमेंट का क्या मूल्य है, बिजली किस दर पे मिल रही है, बेरोजगारी की दर क्या चली हुई है, इस प्रदेश में रोजगार की क्या दर है, भुखमरी में प्रदेश किस स्थान पे है, क्या बिहार को? तो ये क्या नहीं, तो ये क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ है? बिजली की दर बात आप कर रहे हैं, यहाँ पर है सिलेंडर की बात कर रहे हैं, वो उस समय पर भी बढ़ रहे थे और धीरे धीरे बढ़ते चले आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि पिछले 4 सालों में ये सब कुछ बढ़ा है। ऐसा तो नहीं है कि जो मोनोपोली की आप बात यहाँ पर कर रहे हैं, जिस तरह से सीमेंट वगैरह के दाम बढ़ रहे हैं, ये पिछले 4 सालों से है। देखिए, बात अगर प्रदेश की करनी है तो हमने जहां तक था कीमतों को समय अपने नियंत्रण में रखा। हमने बेरोजगारी को बेतहाशा नहीं जाने दिया। हमने इस प्रदेश में समय समय पर सही सही स्कीमें लागू की हैं। राजा वीरभद्र सिंह का वो समय, वो दौर याद है। आज हम जहां खड़े हैं वो स्थल का निर्माण किसके दौर में हुआ, किसने करवाया, इस प्रदेश के मंडी सदर के विकास में किसका योगदान है, वो सदर की जनता भली भांति जानती है। भारतीय जनता पार्टी के पास क्या जवाब नहीं है महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर? क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए मनोज जी, मैं पहले भी साफ कर चुका हूँ, महंगाई समय समय में बढ़ती गई है, लेकिन जब कांग्रेस का दौर था उस समय महंगाई बिना किसी कारण के बढ़ी है। अच्छा, और आपकी बारी में कारण के बढ़ रही है? आज कारण ये है कि पूरा विश्व कोरोना की इस मार से जूझ रहा है। जिस समय लॉकडाउन फर्स्ट हुआ उस समय तमाम जितनी इंडस्ट्रीज थी वो सारी बंद हो गई। मुझे याद है कि उस समय सिर्फ सड़कों पे आप अकेले रिपोर्टिंग किया करते थे। सड़कें 10 से 1 बजे तक गिने चुने आदमी होते थे। उसके बाद केवल रिपोर्टर और फ्रंट लाइन वॉरियर्स और कोरोना वॉरियर्स वही रहा करते थे। आपने देखा होगा जिस देश में
इंडस्ट्री बंद कर दी जाए, रोजगार बंद कर दिया जाए 1 महीना के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था कैसे चल सकती है? उसको पटरी पे लाने के लिए मोदी सरकार ने फिर से काम शुरू किया और बड़े जल्दी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने जल्दी अब कंट्रोल कुछ दिनों से प्राइस हो गए हैं, तेल को छोड़ के बाकी चीजों के जो कांस्टेंट प्राइस हैं वो प्राइस कांस्टेंट रहने वाले हैं। और बड़े पेट्रोल का प्राइस 106 रुपए पहुंच चुका है जनाब लाहौल स्पीति में। जी, ये मैं डिनाई नहीं करना चाहूंगा, पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन बड़े जल्दी इसमें काम देश की सरकार कर रही है और मोदी जी, मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी इसको कंट्रोल कर लेंगे और ये चीज बिल्कुल एक बार फिर से उसी दाम में। ऐसा तो नहीं कि कहीं भाई वेट करते करते और आश लगाए बैठे बैठे कि भाई मोदी जी से कंट्रोल कर देंगे, कहीं कांग्रेस सत्ता में आ जाए? जी नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे अपनी प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारों पर इतना भरोसा है, मोदी जी की सरकार पर, कि बहुत जल्दी ये जो बढ़ रही हैं सभी चीज़ों की कीमतें, हम अवगत हैं इससे, ये जग जाहिर है, बहुत जल्दी इस पे कंट्रोल कर लिया जाएगा। आपको नहीं लगता, जैसे आपके साथी कह रहे हैं कि भाई कोरोना हुआ, इंडस्ट्रीज बंद हुई, रोजगार समाप्त हुए, कहाँ तो सरकार को मदद करनी चाहिए थी लोगों की, महंगाई बढ़ा दी, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, महंगाई बढ़ गई, क्या कहना चाहेंगे? मनोज जी, देखिए, किसी प्रदेश की, किसी देश की अगर इंडस्ट्रीज बंद होती हैं, उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जिस प्रदेश में देश में रोजगार नहीं होगा, उसको एक बार फिर से शुरू करने के लिए सरकार को अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे, जो सरकार मतलब नहीं उठा रही है अभी। बहुत अच्छे कदम उठा रही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो बाकी खाने की चीजों के प्राइस थे वो कांस्टेंट कर दिए हैं और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि दिवाली से पहले जो प्राइस हैं वो कम होने वाले हैं। लेकिन पेट्रोल जो है वो पेट्रोल एक, आप जानती हैं कैसी समस्या, ये बिल्कुल कम होते जा रहा है। अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के ये कह रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं करूंगा ऐड, ये कह रहे हैं कि भाई कोरोना था, इंडस्ट्रीज बंद हुई तो महंगाई हुई, फिर कांग्रेस का हुआ मचाया हुआ, समझ नहीं आता है कांग्रेस वालों को। मेरे सदर के हालात तो ये है कि गालिब विपक्ष भी यही है, सत्ता पक्ष भी यही है, सवाल भी यही है और जवाब भी यही है। ऐसा क्यों? अभी इन्होंने कहा कि कोरोना आया, इंडस्ट्री बंद हुई, इंडस्ट्री बंद हुई, बेरोजगारी बढ़ी। अभी इन्होंने कहा, आपके लाइव टाइम टीवी के माध्यम से कहा, फैक्ट्रियां क्यों बंद हुई? सरकार के पास क्या खजाने की कमी थी? यूपी में खड़ी वो सैकड़ों बसें गवाह हैं, पैदल चल के पांव में छाले होकर के मजदूर दिल्ली से बिहार पहुंचा। सैकड़ों मजदूरों ने बीच सड़क पर भूखे प्यासे प्राण त्याग दिए। मोदी सरकार का वो भयावह साल इस देश की जनता कभी नहीं भूलेगी साहब। फैक्ट्रियां बंद करवाने में सबसे बड़ा योगदान है आपकी सत्ता का। आप चाहते तो फैक्ट्रियां चलती, आप चाहते तो मजदूर भूखे पेट ना सोता। बिहार में आपकी सरकार थी, हिमाचल पे आइए वापस, हिमाचल पे आइए। अब हिमाचल की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि शिवधाम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, शिवधाम रोजगार का एक बहुत बड़ा अड्डा बनेगा। अभी इन्होंने एक आंकड़ा बताया कुछ 100 करोड़ का, तो ये शायद भूल रहे हैं कि पिछले 4 साल से जब जयराम जी की सत्ता नहीं भी बैठी थी, तब से यहाँ पे 4 लेन का प्रोजेक्ट चला हुआ है, जिसकी संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे इनके उम्मीदवार। उस 4 लेन संघर्ष समिति के वो मुद्दे कहां गए? 4 लेन कंपनियों पर चले मुकदमों पर भाजपा का क्या स्टैंड है? आइए, क्या स्टैंड है भाई साहब? अगर मैं एक चीज बता दूं आपको, इनको लगता है कि कोविड की वजह से 4 लेन पे बात कर ले पहले। जी, 4 लेन संघर्ष समिति की अगर मैं बात कहूं तो हमारे प्रत्याशी ने ये किया है, लेकिन मैं उन बहुत सारी जनाब बताइए, 4 लेन संघर्ष क्या किया है? 4 लेन संघर्ष समिति के वो अध्यक्ष थे, उन्होंने उसमें काम किया और सरकार ने बहुत अच्छे दाम देके सरकार की जो समस्या, लोगों की जो समस्या थी, सरकार के समक्ष उन्होंने रखा और सरकार ने उसको सॉर्ट आउट भी किया है। अगर आप जानते हैं तो वहाँ के जो जितने लोग थे, मुझे लगता है कि आप भी वहीं से आते हैं, उसी क्षेत्र से आते हैं, तो जितना जो मुआवजा था वो मुआवजा समय समय पर सबको मिला है और मुआवजे की वजह से आज तक कोई उसमें नहीं आया है। अगर सबको मुआवजा मिल चुका है तो गडकरी जी की गाड़ी के आगे झंडा लगा करके नारा लगाने वाले वो लोग कौन थे? कांग्रेस के बिल्कुल, अच्छा, अगर वो कांग्रेसी थे तो फिर गडकरी जी ने जयराम जी को क्यों ये कहा कि जल्दी से जल्दी इनकी समस्याओं को सुलझाइए? ये बताइए कि 4 लेन निर्माण कंपनी में लगे हिमाचलियों की कुल संख्या कितनी है? ये बताइए कि 4 लेन कंपनी के निर्माण में लगे ठेकेदार क्या हिमाचल के हैं? ये बताएं कि 4 लेन लगे निर्माण कंपनियां क्या हिमाचली मजदूरों को सही वेतननामा दे रही हैं? इन्हें बताना चाहिए।
इन्हें बताना चाहिए कि लेबर एक्ट में जो हिमाचल के मजदूरों के प्रति प्रावधान है, क्या इनकी सरकार हिमाचल के मजदूरों को वो चीज दिलवा पाई? नहीं बताएंगे तो तब जब विपक्ष उठाएगा, जब विपक्ष बात ही नहीं उठाता, विपक्ष टांग पे टांग धरे जो है विपक्ष बैठा है, मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं। महंगाई इस समय पर चरम पर है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो देखने में नजर नहीं आई, लेकिन उपचुनावों के दौरान आई। अब इसे कांग्रेस जो है वो एक हम कह सकते हैं एज पॉइंट बना रही है कि भाई इलेक्शंस को अपनी तरफ महंगाई के नाम पर खींच ले। चलिए, चुनाव में आई या चुनाव से पहले आई, चुनाव के बाद आई, इससे फर्क नहीं पड़ता। काम होना चाहिए, इससे फर्क पड़ता है। कब काम होगा? जवाब दीजिए ना। अब तो विपक्ष सवाल उठा रहा है, इनको विपक्ष नजर नहीं आ रहा था, अब तो आ रहा है। अब जवाब दे क्यों नहीं रहे? अब दे, पूछिए इनसे जवाब। 4 लेन के ऊपर मेरे अभी भाई ने बहुत प्रश्न पूछे इनसे, उन सबका जवाब देते क्यों नहीं है? 4 लेन के आपसे प्रश्न पूछे, भाई साहब जवाब दो, आप जवाब क्यों नहीं देते? जवाब मैं देना चाहता हूँ। जो टेंडर है वो टेंडर के माध्यम से 4 लेन बन रहा है, ये आपके समय से बन रहा है। आप बता सकते हैं आपने कितनी हिमाचली कंपनियों को टेंडर दिए, इशू किए थे उस समय? बता सकते हैं आप? एक मिनट। जनाब, आपको मैं पहले भी कह चुका हूं कि अपने आंकड़े ठीक कीजिए। हिमाचल में एक तो कंपनियां नहीं है, ठीक है? ये 4 लेन निर्माण की, मैंने आपसे पूछा कि उस कंपनी में मजदूरों की कुल कितनी संख्या है जो हिमाचली है। हिमाचल के कितने युवाओं को आपने वहां रोजगार दिया? कोरोना काल में बीटेक एमटेक किए हुआ ऐसा कितना युवा है जो बाहर की नौकरी छोड़ के वापस हिमाचल आया और जिसको आपने हिमाचल में पिछले 2 सालों से रोजगार दिलवा के रखा है? आपने रोजगार दिया हरियाणा वालों को, आपकी सरकार ने रोजगार दिया बिहार वालों को, आपकी सरकार ने रोजगार दिया धर्मपुर वालों को, आपकी सरकार ने रोजगार दिया सराज वालों को। सदर कहाँ है? सदर कहाँ है? जनाब आप कहते हैं कि आपका मुख्यमंत्री क्षेत्रवाद की राजनीति में विश्वास नहीं करता। अपने मुख्यमंत्री का 3 साल पहले का इसी जनसभा में दिया भाषण चेक कीजिएगा। भरी जनसभा में आपके मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं ठेठ सराजी हूँ। खुद को ठेठ सराजी कहलवाना यह क्षेत्रवाद की एक निशानी है। नहीं, एक सेकंड, एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। कांग्रेस यहाँ पर बड़े धड़ों में जो है बिखरी हुई है, चाहे वो हम कौल सिंह धड़े की बात करें, प्रतिभा सिंह की बात करें, पंडित सुखराम परिवार की बात करें। कहाँ कांग्रेस यहाँ पर जीतती हुई नजर आ रही है? एक दूसरे को जो है मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भाई एक दूसरे को जो है घसीटने के चक्कर में। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा आईटी सेल का एक प्रोपोगेंडा है। कांग्रेस कल भी ऐसी थी, कैसी? आज भी ऐसी है, बिल्कुल इन हाथ की 5 उंगलियों की तरह। अब इनसे जरा पूछा जाए कि जो जन आशीर्वाद यात्रा हुई थी वो गुट कहाँ है? इनसे पूछा जाए कि ये जयराम गुट से है या नड्डा गुट से है, ये अनुराग गुट से है या शांता कुमार है। देखिए, हम इस तरह की ओछी राजनीति में विश्वास नहीं करते। हमारा लीडर, हमारा संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है। हम कल भी मजबूत थे, आज भी मजबूत है। ये सिर्फ और सिर्फ हार की एक बौखलाहट है। इन्हें समझ नहीं आ रहा है ये किस नेता का नाम ले। हमारे पास चेहरे हैं, ठाकुर कौल सिंह चेहरा है, सुधीर शर्मा चेहरा है, प्रतिभा सिंह चेहरा है, विक्रमादित्य चेहरा है। ये बताए जयराम के अलावा इनका चेहरा कौन? जयराम के अलावा कौन? आप आश्रय शर्मा भूल गए शायद। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, देखिए आश्रय शर्मा जी जो है वो एक बड़े राज परिवार से आए हैं, जो एक ऐसा परिवार जो राजनीतिक परिवार। आश्रय शर्मा को आप बड़ा चेहरा नहीं मानते? देखिए, मैंने अभी आपको एक जवाब दिया कि आश्रय शर्मा एक राजनीतिक परिवार से आए हैं, लेकिन बड़े। आश्रय शर्मा एक बड़े परिवार से हैं। संगठन में अभी उनकी शुरुआत है। उन्होंने एक चुनाव लड़ा, पिछली बार बलि का बकरा बना दिया, फिर संगठन में शुरुआत है। जी नहीं, उनकी एक शुरुआत है। उन्होंने एक चुनाव लड़ा, किन हालात में उन्होंने चुनाव लड़ा सदर की जनता जानती है। जनता ने उन्हें क्या समर्थन दिया वो भी हम जानते हैं। आश्रय शर्मा जी कल भी हमारे साथ हमारे संगठन में थे, आज भी हैं। हमारी पार्टी में वो प्रदेश महासचिव हैं। 2 दिन के लिए आते हैं, वो फोटो चढ़ाते हैं कि भाई प्रचार कर रहे हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं और साथ ही में कहते हैं कि हमारे दादा का नाम नहीं है प्रचार सामग्री में। देखिए,
ऐसा होता है, हर एक नेता का एक व्यक्तिगत राय हो सकती है। अभी जैसा कल इनकी नेत्री ने कहा था, इन्होंने तो चुनावी जनसभा से कहा था, उन्होंने व्यक्तिगत राय बना दी। हमारा नेता अगर अपने घर से फेसबुक पे कुछ पोस्ट करता है, ये उसको पार्टी की राय बना देते हैं। इन्हें समझना होगा कि घर के आंगन में बोली बात और चुनावी जनसभा में बोली बात, व्यक्तिगत बात और राजनीतिक संगठन की बात, उन दोनों में फर्क है। जयराम ठाकुर के अलावा कौन सा ऐसा चेहरा है आपके पास? सिर्फ जयराम ठाकुर ही यहाँ मंडी में दिख रहे हैं, चौपर से इधर उधर जा रहे हैं, बाकी कोई भी कैबिनेट का मंत्री यहाँ दिख नहीं रहा है, बाकी कोई भी संगठन का व्यक्ति यहाँ पर दिख नहीं रहा है। क्या उनको अकेले छोड़ दिया गया है? पहले तो मैं एक चीज बता दूं आपको, कांग्रेस पार्टी एक नेतृत्वहीन पार्टी है, जिसके पास ना आज नेता है ना नेतृत्व है। आपने देखा होगा कि मंडी के चुनावों में जितने लोग बाहर से, तो स्टार प्रचारक आ रहे हैं, वो तो क्या बुरी बात है? बाहर से हर घर से अफजल निकलेगा और देशद्रोहियों को यहाँ पे लाया जा रहा है, जिसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। और दूसरी बात, मैं आपकी बात एक मिनट, तो कन्हैया कुमार केवल वो लोग थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उन लोगों की आइडियोलॉजी में कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। और मैं इनकी मानसिकता को भली भांति समझ सकता हूं कि आने वाले समय में ये भी केवल उसी मानसिकता में काम कर रहे होंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के पास प्रदेश में जयराम जी और केवल हमारे जितने भी नेता हैं, सब जीते हुए नेतृत्व है इनके पास। मैं अगर बता दूं, अगर इनके नेतृत्व की बात करूं तो एक तो इनके क्या हारे हुए जो विधायक बैठे हारे हुए जी, जिन्होंने कौल सिंह का नाम लिया, पहले हारे हुए नेता थे। सुधीर शर्मा जी का नाम लिया, हारे हुए नेतृत्व। स्वर्गीय वीरभद्र जी का नाम पर वोट मांग रहे हैं। अगर ये बल्ली का बकरा इस बार मैडम प्रतिभा जी को बनाया गया है। वैसे तो मैं एक चीज बताऊं कि कांग्रेस चुनावों से पहले ही हार मान चुकी है और मजबूरी में चुनाव लड़ा जा रहा है। जनाब, मेरा सवाल था कि जयराम ठाकुर अकेले दिख रहे हैं यहाँ पर जी। देखिए क्या बात है, मतलब कहाँ है पूरी टीम? कहाँ है जो गढ़ माना जाता था, जहाँ पर चाहे वो महेंद्र सिंह ठाकुर की बात करें या फिर और आला नेताओं की बात करें? आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले अर्की में अनुराग जी आए थे। अर्की में आए थे, मंडी में नहीं। मंडी में नहीं, मंडी में माननीय जयराम और भी नहीं है उनका प्रदेश अध्यक्ष जी मंडी जाके, अभी मंडी का दौरा उनका खाली में खत्म हुआ है। माननीय जयराम जी इधर हैं, महेंद्र सिंह जी कल आपने बढ़िया यहाँ पर वो कर दिया। अनुराग ठाकुर का मंडी का दौरा नहीं हुआ, अर्की में वो गए, जुब्बल कोट खाई में गए, मंडी में क्यों नहीं? देखिए, ऐसी क्षेत्रवाद की राजनीति हो ही नहीं सकती कि वो इस क्षेत्र में गए, इसमें नहीं गए। जहां लगता है कि अनुराग जी का ज्यादा बेस्ट वहां अनुराग जी कर सकते हैं, वहां जाके आए। मंडी में नहीं कर सकते हैं? मंडी में तो उन्होंने कर दिया है। किया? मंडी में युवा उनको मानते हैं, जब वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे। लेकिन मंडी में युवा मानते हैं और वो आए नहीं यहाँ पर प्रचार करने। देखिए, जन आशीर्वाद लेने आए थे, उससे पहले हमारी यहाँ अनुराग जी कई बार आ चुके। लेकिन यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय जयराम जी का एक बोलबाला है और उस माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों को देख के, विकास को देख के यहाँ की जनता वोट करने। आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं? जी, मांगने भी चाहिए। मुख्यमंत्री हैं हमारे, विकास किया है, और वोट क्यों ना मांगे हम? सही बात। विकास आप गिनवा नहीं पा रहे हैं जनाब, जनता जानना चाह रही है कि क्या विकास मंडी में हुआ। मैं बताता हूँ। अभी शिवधाम आपने सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए हैं, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। पर ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी देख लो आप, अभी हाल ही स्कूल बाजार में पार्किंग देख लो आप। इससे और भी आने वाले प्रोजेक्ट हैं जो धरातल पर जरूर लाएंगे। और अभी शिवधाम का काम आप देख रहे हैं, चल रहा है। जी ठीक है, चल रहा है। देखिए, क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, पार्किंग की बात कर रहे हैं। हालांकि अभी चुनाव है, अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, इलेक्शन खत्म होंगे, 6 महीने का समय होगा, उसके बाद फिर से कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएंगे। कांग्रेस पार्टी, क्या लगता है आपको, क्या पोजीशन है आपकी इस समय पर इस मंडी बाई इलेक्शन में? दिल से बताइएगा, ऐसे ही मतलब सिर्फ कहने के लिए। पोजीशन में बताऊंगा, पर पहले उससे पहले अगर आप इजाजत दें, अभी ये विकास की बात कर रहे थे, ये रहा विकास। पढ़ने की उम्र में ये रहा रोजगार। दिखाएंगे एक बार? पढ़ने की उम्र में ये रहा रोजगार। बुक क्यों असलियत ना दिखाएं? ठीक है, भूखमरी में 116 देशों में से 101 नंबर पे भारत देश है। पाकिस्तान भी उससे बेहतर है। मंडी की वोट पे बात कर रहा हूं, आंकड़ों पे बात कर रहा हूं भाई। चलिए, मंडी में आपकी क्या पोजीशन? एक बार, और हर मुद्दे को ये मोड़ देते हैं किसकी तरफ? धर्म या जाति की तरफ। UNCIRF की रिपोर्ट पढ़ रखी है आपने? उसमें देश का क्या हाल है? चलो वो सब छोड़ो, सिर्फ इतना बता दो UNCIRF है क्या?
नहीं, हमने यहाँ पे जनरल नॉलेज का टेस्ट नहीं लेना है। आप ये बताएं आपकी पोजीशन क्या है मंडी में? पोजीशन हमारी बहुत अच्छी है, वीरभद्र जी पे, कांग्रेस पे और हमारी प्रत्याशी पर मंडी वासियों को बहुत विश्वास है और वो विश्वास अभी चुनाव के नतीजों में आपके सामने आ जाएगा। कितनी लीड ले रहे हैं यहाँ? हम बहुमत के साथ जीतेंगे। बहुमत के साथ जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर युवा नेता हैं उनसे पूछना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की क्या पोजीशन है मंडी में? देखिए, हम इलेक्शन जीत रहे हैं और इस समय जनता का एक ऐसा मूड है कि जनता जल्द से जल्द इनको एक वोट के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के मुंह में एक तमाचा मारने वाली है और माननीय ब्रिगेडियर कुशाल जी भारी मतों से विजय होने वाले हैं। इसमें कांग्रेस का मुझे नहीं लगता कि इनका कोई वोट बैंक अब रहा है, क्योंकि इन्होंने 70 सालों से लूटा। जिस विकास की बात कर रहे हैं, 70 साल पहले भी कांग्रेस राज कर रही थी, लेकिन आज 4 सालों में इनको दिख रहा है कि रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ गई और सारे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दे इन्होंने बता दिए। आज से पहले ये नजर नहीं आता था, लेकिन अगर जिस भी वैश्विक बीमारी को आप देखें और उसके बाद आज तक जयराम जी की सरकार ने और देश में मोदी जी की सरकार ने जो काम किया वो इनके चश्मे में नहीं दिख रहा है। इनको मुझे लगता है कोई स्पेशल चश्मा फिट करना पड़ेगा। कितनी लीड ले रही है यहाँ पर प्रतिभा सिंह? 1.5 से 2 लाख। सॉरी, प्रतिभा सिंह 1.5 से 2 लाख की लीड? नहीं, प्रतिभा सिंह नहीं हारेगी 1.5 से 2 लाख से। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अंतिम संदेश आप दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव से लेना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता को? देखिए, मैं सिर्फ मंडी संसदीय की जनता को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि धर्म, जाति, क्षेत्रवाद, इन तीज से ऊपर उठिए। अपने नेता से सिर्फ ये कहिए, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, तुम मुझे ये 3 दो, रोजगार मैं खुद हासिल करूंगा। कांग्रेस को वोट दें, बस यही कहना चाहता हूं। जी बिल्कुल, जनता से यही अपील रहेगी कि पर इनका जो काम रहा है पीछे का उसको नजर में रखे, सड़कों पर निकलते हुए गड्ढे जरूर देखे और विकास के ऊपर वोट डाले। हाँ जी, आपका क्या संदेश? मैं अपने भाई साहब को बताना चाहूंगा, अगर इनको स्वास्थ्य की चिंता है तो मैं इनको आज ही बताना चाहूंगा, आप कल जाके हिम केयर कार्ड बना लीजिए, आयुष्मान कार्ड बना लीजिए। वो आपके लिए व्यवस्था प्रदेश सरकार ने की है और मेरे इस सदर की जनता से और संसदीय क्षेत्र की जनता से आह्वान है कि आप आने वाले 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के सामने का बटन दबा के ब्रिगेडियर कुशाल जी को काफी वोटों से विजयी बनाएं। हाँ जी, जैसे मेरे बड़े भाई ने बताया, आयुष्मान कार्ड जो बन है, इम कार्ड है, वो कांग्रेस बीजेपी को देख के नहीं मिलता। ठीक है, केंद्र की हमें बोलने दो, अगर बोलने का ही नहीं है आपका हक, सुनने का भी रखो। ठीक है, अंतिम संदेश मैं ये देना चाहूंगा, मंडी हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। धन्यवाद। मंडी हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी, ये यहाँ पर कहना है भारतीय जनता युवा जो मोर्चा है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का। कोई जनता अगर कुछ कहना चाहे, बीच में अपना एड ऑन करना चाहे तो कर सकती है जी। हाँ जी, कोई आम जनता कुछ कहना चाहती है यहाँ पर, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ ऑब्जर्वेशन अपनी रखना चाहती है? लगता नहीं है कि कुछ आम जनता यहाँ पर कहना चाह रही। कुछ कहना चाहेंगे भाई? कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे? कौन जीत रहा है, क्या लग रहा है आपको? अगर इस टाइम मंडी की हालत को देखते हुए देखें तो लोग जो है प्रतिभा सिंह जी को ज्यादा से ज्यादा वोट देंगे और उनको विजय बनाएंगे। आप कांग्रेस से तो नहीं? नहीं, पक्का? हाँ जी, आपको प्रतिभा सिंह। कौन जीत रहा है? प्रतिभा सिंह जी। आपको क्या लग रहा है कौन जीत? सड़कों की हालत बहुत खराब। हमें तो सबसे पहले तो यही बताना चाहूँगा, सड़क की हालत देखकर युवाओं को ना तो रोजगार मिल रहा है, नंबर 2, मैं इन्होंने थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, वहाँ पे कॉल करने के हेतु ही मुझे ये बताया गया पंचायती स्तर पे बात करें। हेल्पलाइन नंबर जो इनका है वो तो इनका कभी चलने वाला है नहीं, और 2022 में इनको पता चल जाएगा कि किस तरह। अभी ये जो इलेक्शन हो रहा है इसमें भी इन्हें पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा। हार की बौखलाहट से पहले ही डर चुके हैं और गलत बयानबाजी करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आम जनता से भी हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। हमारे सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी उस तरफ जाना चाहें, आपसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? डोलेराम सोनी। क्या लगता है कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ से तो भाजपा ही, क्योंकि मुख्यमंत्री भी मंडी जिले से आता है, तो मुझे लगता है कि ये कोरोना के दौर में भी मुख्यमंत्री जी ने अच्छे से इस प्रदेश के विकास को हैंडल करने की कोशिश की। लेकिन देखा जा रहा है कि विकास के मुद्दे पे बात हो रही है कि विकास नहीं हुआ, और महंगाई के मुद्दे पे मैं बताना चाहूँगा कि ऐसी कोरोना महामारी के दौरान देश की अर्थव्यवस्था पे तो प्रभाव पड़ना स्वाभाविक सी बात है। उसके बावजूद भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उसे कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, और कांग्रेस सरकार, आज की कांग्रेस पार्टी के लोग कहना चाहते हैं कि जो
महंगाई है वो बढ़ रही है। क्या लगता है कौन जीत रहा है यहाँ से? भाजपा, बिल्कुल स्वाभाविक जीत रही है। चलिए, और हाँ जी। एक मिनट सर। और मंडी के विकास की बात करें तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी, मंडी के लोगों को ये बात समझनी चाहिए इस टाइम की, क्लस्टर यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ के लोगों को, बच्चों को दूर तक जाना पड़ता था। आज के समय में मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि आने वाले समय में क्लस्टर यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी भी बनाया जाएगा। आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल आम जनता है और स्टूडेंट इकोनॉमिक्स का हूँ और यही कहना चाहूंगा कि अब तो आप इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था को बड़े अच्छे से समझते होंगे। बिल्कुल जी। कैसे चल रही है आज के समय में? मैंने बता दिया कि कोरोना का दौर, ये इसमें कोई एक प्रदेश, एक देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व इस कोरोना जैसी महामारी से गुजरा है। तो ये बात सबके ध्यान में है कि अर्थव्यवस्था में कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा। लॉकडाउन का समय रहे, इतना इंडस्ट्रियां बंद रहे, बहुत से कार्य ठप पड़े, तो पटरी पर आने के लिए अर्थव्यवस्था के लिए समय तो लगेगा जी। कितना समय लगेगा? चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। हाँ जी जनाब, आपका नाम? नरेश कुमार जी। क्या लगता है जी, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस इतनी सालों से रही पर उन्होंने टूरिज्म के लिए कुछ नहीं किया। हिमाचल जो है एक सुंदर स्टेट है, उसके लिए टूरिज्म के लिए काम होने चाहिए थे, जो नहीं हुए, इन्होंने नहीं किए। अब मंडी देखो आप, हिमाचल का सेंटर पॉइंट है, आप बताओ मंडी के लिए इन्होंने क्या किया? मंडी हिमाचल का सबसे बड़ा शहर भी था जो आज 7वें नंबर पे है। क्या कारण रहा? अगर इन्होंने काम किया होता तो मंडी सबसे आगे रहना चाहिए था। अब देखो टूरिज्म के लिए इन्होंने एक काम बता दे, टूरिज्म के लिए बता देना क्या किया इन्होंने। एयरपोर्ट बना रही है भाजपा, और शिवधाम, क्लस्टर यूनिवर्सिटी और मल्टी कॉम्प्लेक्स, चैनलाइजेशन हो रहा है। इतने काम जो है जयराम सरकार ने 2 साल में कर दिए। बाकी कोरोना में बीते कुछ टाइम, वो आपको भी पता है। बिल्कुल पता है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हाँ जी जनाब, आपका नाम? सर नमस्कार, मेरा नाम जस्सा सिंह है जी। क्या कहना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस? सर एक्चुअली ना हम किसी पार्टी से नहीं है, हम एक वो वोटर हैं जो हर बार हमारा डिसीजन चेंज होता है सरकार के काम देख के या कुछ देख के। अभी जिनसे आपने बात करी वो कोई कांग्रेस का था, कोई बीजेपी का, तो उन्होंने तो अपने पक्ष रखने हैं। हमने जो अपना पक्ष रखना है, जो हमने देखना है, जो भी हम अब जो डिबेट्स हो रही हैं, आप आए हैं मंडी में, सबसे पहले तो आपको थैंक्स करता हूं, आप जेन्युइन रिपोर्टिंग करते हैं सर। तो हमने सिर्फ ये देखना है कि हम ये लोग क्या बोलते हैं, किस तरीके से इन्होंने इनके पक्ष रखते हैं, क्या इन्होंने काम करने हैं। बाकी बात रही सर महंगाई की, तो जब पिछली बार भी वोटिंग थी तो जब कांग्रेस उस पे थी, अपनी पावर में थी, तो बीजेपी वाले बोलते थे कि यार महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, अब बीजेपी की बारी आई है तो महंगाई का मुद्दा अब कांग्रेस लेके चली है। अब ड्यू टू सो मेनी रीजंस थे कि जो कोरोना हुआ उस वजह से इनकी अर्निंग्स भी खत्म हुई, गवर्नमेंट की भी अर्निंग्स खत्म हुई है ना, एरोप्लेन्स बंद हुए, रेलवे बंद हुई, तो उनके पास अर्निंग नहीं आई, तो नेचुरल है कि थोड़ा तो महंगाई बढ़ेगी। उसके बारे में हम नहीं कहते, पर एक जो बेसिक नीड्स होती है ना हमारी, क्या रिक्वायरमेंट थी कि जैसे हम हमीरपुर जाते हैं, हम रामपुर जाते हैं, तो वहाँ के सीएम उधर का रोड बेस्ट करते हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन है, जब सीएम बने थे मंडी से, हम सारे बहुत खुश हुए थे, बहुत ज़्यादा खुश हुए थे कि हमारे फेसबुक में भी हमने डालना शुरू कर दिया था। पर अब हमारी यही रिक्वेस्ट है, अब बीजेपी वाले हमारे सुन रहे हैं तो बेसिक नीड्स होती है उसको पूरी करें। हम ये नहीं बोलते कि हर बार सरकार चेंज हो या कुछ हो, हम चाहते हैं बेसिक चीज़ें हैं वो उनको पूरी करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे सीएम मंडी से हैं तो हम तो उनको ही सपोर्ट करना चाहेंगे ना जी। बिल्कुल वैसी बात यहाँ पर कहिए। जो बेसिक एमेनिटीज, जो बेसिक नीड्स है वो मंडी क्षेत्र की जनता की पूरी होनी चाहिए, चाहे वो सड़कों की बात हो या मूलभूत सुविधाओं की बात हो। मंडी संसदीय क्षेत्र में इस समय पर हम पहुंचे हुए हैं और ये इंदिरा मार्केट है, ये आप घंटाघर यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसकी बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। आज हमने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के युवा नेताओं से, कांग्रेस पार्टी के युवा नेताओं से बात करने की कोशिश की, जानना चाहा कि क्या वो सोचते हैं, क्या उनकी थिंकिंग है, क्या वो किस तरह से विकास को देखते हैं, किस तरह से महंगाई को देखते हैं, बेरोजगारी को देखते हैं। ये हमने जानने की कोशिश की। फिलहाल के लिए लेना चाहेंगे आपसे इजाजत। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर ट्रू नेक्स्ट रिपोर्टिंग। मैं मनोज ठाकुर। इस लाइव स्ट्रीम पर हमारा साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने और साथ ही में हमारी मंडी से संवाददाता कोमल भारद्वाज ने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।